नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जिन अभ्यर्थियों का फोकस बिहार पीसीएस यानी कि बीपीएससी का एग्जाम होगा, उनके लिए खुशखबरी है कि अभी हाल ही में जो है नोटिफिकेशन आने वाला है बिहार पीसीएस का। और इसके अलावा बिहार पीसीएस के अलावा जो एग्जाम डेट जो सुनने में आ रहा है बिहार पीसीएस की, वो सुनने में आ रहा है आपका अगस्त से सितंबर के बीच में। हालांकि पहले ही हो रहा था कि आपका बिहार पीसीएस का जो 71 का एग्जाम होगा वो लेट जाएगा बाय इलेक्शन, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्जाम आपका जल्दी ही हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन से पहले होने की संभावना पूरी है। 1000 प्लस पोस्टें आ रही हैं। अगर आपका टारगेट होगा, अगर आप चाहते हैं बिहार पीसीएस का फॉर्म फिल करना, तो उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन कंपैरिजन टू यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस इजी है। हालांकि इतना इजी नहीं है कि आप उसको आसान समझ लें, बट पीसीएस के कंपैरिजन में बिहार पीसीएस इजी रहता है। ठीक है, तो ये हालांकि वहां पे ऑप्शनल भी है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये आप लोग फोकस कीजिएगा कि अच्छा, उत्तराखंड पीसीएस का भी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड में आपको जाना चाहिए, तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं। और उन सभी चीजों के लिए जो हमारा ये करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो आपके लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो बिहार तक ये वीडियो जाना चाहिए, उत्तराखंड के हर एक अभ्यर्थी तक ये हमारा वीडियो जाना चाहिए। ये है हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं सबसे पहले रिवीजन लास्ट डे का। ओके, चलिए एकदम से खा पी करके बैठिए, चिल मार के बैठिए और पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स डेली फॉलो किया, तो ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स रेडी होगा, बल्कि साथ ही साथ में जो आपका स्टैटिक पोर्शन है जीके का, जीएस का, वो भी रेडी होगा। साथ ही साथ में मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको बहुत कुछ नॉलेज, बहुत सारी जो है चीजें आपके सामने होंगी, और आप उन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल यूज आप मुख्य परीक्षा के साथ साथ में अपने निबंध में भी कर सकते हैं। और कई सारे बातों का फायदा आपको जो है इंटरव्यू में मिलेगा, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे पैनल के सामने तब। ठीक, तो ये जो झिझक है, आपकी जो हेजिटेशन है, वो वहां पर दूर होगी। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन। पहला पॉइंट हमारा लास्ट जगह क्या था कि देश की समुद्री ताकत को बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अर्नाला सौंप दी गई है। इससे हमारे नेवी की ताकत जो है क्या होगी? बहुत ही मजबूत होगी। आगे हम बढ़ते हैं। कम आय वाले समूहों को किफायती जीवन बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। और आप जानते होंगे कि अभी 2025 में क्या हुआ? इसके 10 साल क्या हो गए? पूरे हो गए। इसीलिए क्या है? ये चर्चाओं में है, याद रखिएगा। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब भी कोई पुरानी योजनाएं चर्चाओं में रहती है, या उसके स्थापना के 10 या 5 साल या 15 साल 20 साल पूरे हो जाते हैं, तो वो योजना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है, युद्ध में ब्लैकआउट की संकल्पना भारत सहित दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण सैन्य रणनीति के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य दुश्मन को दृश्य संकेतों से वंचित करना होता है, ताकि वह हवाई हमले या मिसाइल हमलों के दौरान टारगेट की सटीक पहचान कर सकते हैं। हालांकि ब्लैकआउट का संबंध पहले लाइट को ऑफ करना होता था, जो भी लाइट वगैरह होती है, लेकिन ब्लैकआउट का संबंध सिर्फ लाइट ऑफ करने पर ही जो है केंद्रित नहीं है, बल्कि जो भी अब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, जो भी इंटरनेट से संबंधित जो गैजेट्स हैं, उनको भी बंद करना इस ब्लैकआउट के कॉन्सेप्ट में आता है। याद रखिएगा। और आप जानते होंगे कि 1965 एंड 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत ने ब्लैकआउट की संकल्पना का प्रतिपादन क्या मतलब उसको फॉलो किया था एक तरीके से। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। और अभी हाल ही में जब भारत पाक का युद्ध जो चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय भी भारत के जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, वहां पर ब्लैकआउट की संकल्पना को रखा गया था। राइट, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस अब भारत को 3 जो है S-1400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति कर चुका है अब तक, जबकि 2 सिस्टम अभी मिलने वाले हैं। ये भाई साहब बहुत ताकतवर है, और इसी का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन रखा गया। भाई साहब खतरनाक मिसाइल सिस्टम है अपने आप में, जिससे दुनिया थरथराती है। ये अपने आप में भारत के पास है, और ये क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये चीजें जो है भारत के पास हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 6 मई 2025 को जारी किए गए मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
एसडीआई में महत्वपूर्ण प्रगति की है और भारत की रैंक कितनी हो गई है 130। कितनी हो गई है 130 हो गई भारत की रैंक, जो कि कई वर्षों के सुधार को यह दर्शाता है। भाई साहब ध्यान रख लीजिएगा, यह पॉइंट आपका क्या है, बहुत ही आपका जो है आवश्यक है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, लाइक पेपर आउट टाइप का क्वेश्चन है कि भैया आना ही आना है, तय मान लीजिए कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिकी मूल के पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया है, और यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। ओके, अब हमने लास्ट टाइम आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है उसको भारत ने क्या नाम दिया है, सुदर्शन, गांडीव, त्रिशूल या फिर शंख। सभी लोगों ने सही उत्तर बताया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर दिया करिए जो मैं वीडियो के अंत में आपसे पूछता हूं। आप कहेंगे सर मैं क्यों दूंगा, आप इसलिए देंगे क्योंकि हो सकता है यही सेम प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो अगर आप इस प्रश्न को इग्नोर करेंगे और यही प्रश्न आ गया, आपको नहीं पता है, तो सर पे हाथ रखोगे और कहोगे हृदय सर ने कहा था। तो जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो अगर आपको देते हैं तो अच्छी बात होती है कि आपका रिवीजन होता है, और अगर नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं। और जब आप इस इंटरनेट पर सर्च करते हैं इसे, तो एक इंफॉर्मेशन सर्च करने के साथ साथ में आपके पास कई सारी और अन्य इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट होती हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। और साथ साथ में ये प्रश्न तो आपका रेडी हो ही जाता है, और अगर एग्जाम में आ गया तो बस दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका, ठीक। नहीं तो फिर नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे दिल गार्डन गार्डन होगा जब आएगा तब, और जब नहीं आएगा तब क्या हो जाएगा, गोलगप्पे जैसा मुंह बन जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से पानी पूरी वाला नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम कहते हैं IMF। और निश्चित तौर पर आप IMF के बारे में जानते हो कि मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि IMF में पढ़ा रहा हूं, दैट मींस ये चर्चाओं में रहा होगा। आप जानते होंगे इस भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने IMF से क्या कहा, भैया हमारी हेल्प करो। और इसके कंटेस्ट में विरोध किया किसने, भारत ने, कि भैया अगर तुमने पैसा दे दिया इस मास्टर को तो क्या करेगा, ये सब बर्बाद कर देगा। सभी लोग जानते हैं कि जितनी फंडिंग पाकिस्तान को होती है, उन सभी फंडिंग का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट में नहीं, बल्कि वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में, यानी कि टेररिज्म को बढ़ाने में लगाता है। चाहे वहां की वो सेना हो, चाहे वहां के कोई अन्य लोग हों, वो दरअसल भारत के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान भारत युद्ध चल रहा था, ऐसे में भारत ने इसका विरोध जताया कि भैया इनको पैसा ना दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि किसी छोटे बच्चे को पैसा दीजिएगा तो क्या कहिएगा, बाबू पैसे को बिस्किट मत खाना, टॉफी कंपट मत खाना, चॉकलेट मत खाना, ठीक है, नुकसान करेगा ये। तो आप उस छोटे बच्चे जो मना करोगे ना भाई साहब, वही करेगा वो काम। तुम कहोगे बाबू चॉकलेट नहीं खाना है, पक्का चॉकलेट की जिद करेगा। तुम कहोगे ए बाबू सुनो, ये वाली बात भी तुमसे बता रहा हूं, किसी को बताना नहीं, मम्मी से बताना, पापा मत बताना। जो तुम कहोगे वो वही बात पक्का बताएगा, डैम श्योर बताएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, तो पाकिस्तान जस्ट लाइक दिस, छोटा बच्चा है, मतलब उसके दिमाग से पैदल आदमी है वो, जो चीज मना की जाएगी उसको वही काम करेगा वो, ठीक। सीज फायर का उल्लंघन किया, बात तय हो गई थी, भैया समझौता होता है नहीं, कुछ होगा कांड होगा, लेकिन सीज फायर का उन्होंने जो है उसका क्या किया, उन्होंने उस टर्म एंड कंडीशन का उसने तुरंत उल्लंघन कर दिया, पर्सन और आप जानते होंगे। तो ये हरकतें उसकी क्या है, बहुत खतरनाक है। तो इसी के कंटेक्स्ट में सरकार ने कहा, भारत सरकार ने कहा कि भैया जो है ये मामला जो है क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो बहुत सारा पैसा मांगा था। आप जानते होंगे कि इस बैठक में IMF ने पाकिस्तान के लिए 2 लोन प्रोग्राम, पहला 1 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और दूसरा 1.3 बिलियन का रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF पर चर्चा की गई। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है और पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद से गलत कामों में हो सकता है, ठीक, जानते होंगे आप लोग। चलिए बाकी भारत ने अपना पक्ष रखा और कहा कि भाई किस किस प्रकार से उसने पैसे की फंडिंग जो है मांग किया और इस प्रकार से उसने कैसे इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। भारत ने एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को बार बार दी जाने वाली मदद के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। यह एक रिपोर्ट में बात है कि इसी रिपोर्ट का जो है रेफरेंस दिया भारत ने, ठीक है। भारत ने चेताया कि IMF जैसे संस्थानों से मिलने वाला पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया को गलत संदेश जाएगा और फंडिंग एजेंसियों की छवि क्या होगी, इसको नुकसान पहुंचेगा। भैया IMF ने पैसा दिया लेकिन उसका इस्तेमाल टेररिज्म को बढ़ाने में किया गया, राइट। चलिए
तो ये चर्चाओं में रहा है। अब आईएमएफ चूंकि चर्चाओं में है तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जानकारी, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं भाई साहब। ठीक, चलिए, पूरा नाम क्या है इसका? आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जानते होंगे आप सभी लोग। दूसरा, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, और यह आधिकारिक रूप से 27 दिसंबर, जिस दिन होता है मेरा बर्थडे, ठीक, तो 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आ गया। कौन? आईएमएफ। इसीलिए किसी पंडित जी ने भी कहा था तुम्हारे पास खूब पैसा होगा हर देश। मैंने कहा अच्छा, अब देखो आईएमएफ की स्थापना भी, अस्तित्व भी इसी में आया था 27 दिसंबर को। दैट मींस कि खूब पैसा वाला मैं रहूंगा। देखते हैं कितना पैसा वाला बनता हूं। फिलहाल तो रहता नहीं, अभी आगे रहेगा। चलिए, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। यह फैक्ट भी आपके सामने खूब पूछा जाता है, ठीक है। और किसी का बर्थडे है क्या 27 दिसंबर को? बताइएगा जरा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ के मुख्य उद्देश्य क्या है? आईएमएफ के मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, यानी कि अगर ग्लोबली कोई ऐसी कंट्री है जहां पर अनस्टेबिलिटी है, जहां की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, जहां पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं, आईएमएफ ऐसे कंट्रीज को क्या करता है? फंड करता है कि भैया लो, लेकिन तुम जी लो आराम से, है ना। चलो, मुद्रा विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है कि भाई आदान प्रदान होता रहे ताकि चीजें चलती रहें व्यापक तरीके से। विकासशील देशों को ऋण देना, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को फंड करना, ठीक है। सदस्य देशों को तकनीकी और आर्थिक सलाह भी देना कि भाई देखो अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो हम कुछ टेक्निकल आपको कुछ क्या कहते हैं हेल्प कर रहे हैं, और हम कुछ आपको इकोनॉमिकल सलाह भी दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम करोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, तुम डेवलप कंट्रीज में आ जाओगे, राइट। तो ये सारे क्या है इसके प्रमुख क्या है उद्देश्य है आईएमएफ के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कभी आपके एग्जाम में आईएमएफ पर शॉर्ट नोट्स पूछ ले तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक, चलिए अब बताइए भैया प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। नंबर 1 पॉइंट, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली राइट है। दूसरा, आईएमएफ का मुख्यालय बीजिंग में है ना, सही है। नो, कहां है? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। देखो भाई साहब, तो दैट मींस क्या हो गया कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है दूसरा वाला, ये क्या है? रॉन्ग है। तो बस अब केवल दो कहां पर है? यहां पर है, तो बस ये हो गया आपका रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे। G7 देशों ने भारत पाक युद्ध पर चिंता व्यक्त कर दी है। ये भी चर्चाओं में भाई साहब रहे हैं। G7 कंट्री जिसमें 7 देश आते हैं, आप जानते होंगे, एक बड़ा संगठन अपने आप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो G7 में ये बात हुई भाई कि देखो ऐसा है कि ये जो भारत पाक युद्ध है ये चिंताजनक बात है अपने आप पे। तो चूंकि G7 का कमिटमेंट आया, इसलिए हम G7 के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, राइट। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए G7 देशों ने हटा दो, दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने और सीधी बातचीत शुरू करने का जो है वो किया, अपील की, भैया बातचीत करो दोनों लोग, मामला गड़बड़ा जाएगा ऐसे तो, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने पर बल दिया। तो सबने इस बात पर फोकस किया था कि भैया मामला गरमाए ना, लेकिन पाकिस्तान जैसा दुस्साहसी जो है कंट्री, अपने आप में बेवकूफ कंट्री, इसकी कोई सीमा नहीं है अपने आप में, ठीक है। खैर, G7 विदेश मंत्रियों ने कहा कि सैन्य कार्रवाई में वृद्धि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यानी कि अगर सैन्य कार्रवाई व्यापक स्तर पर होती है तो निश्चित तौर पर जो है बड़े लेवल पर खतरा होगा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, तनाव कम करें और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत। अरे महाराज जी, हम तो जो है सिटीजन्स का ख्याल ही रखते हैं भाई साहब, पाकिस्तान नहीं रखता है। पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, सबसे घटिया उसकी हरकत। दूसरा, हमारे आम नागरिकों को उसने जो है टारगेट किया। ये पाकिस्तान की घटियापन, ओछी चाल है इसकी अपने आप में, जो भारत ने विश्व पटल पर रखी सबके सामने कि भाई देखो ये है। युद्ध के समय उन्होंने क्या किया, एक अपना नागरिक विमान उड़ा दिया भाई साहब, क्योंकि जानता था कि भारत जो है ऐसे विमानों पर, ऐसे बीच में जब उड़ान भर रहा हो तो ऐसे समय में भारत हमला नहीं करेगा। इसकी इस जो है बदतमीजी को और क्या कहा जाए, मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई भी कभी माफी कभी करना चाहिए। कभी कभी लगता है कि एक आम नागरिक की तरह सोचो तो मन करता है कि नक्शे से पाकिस्तान हट जाना चाहिए।
आम नागरिक के नाते दिल में यही भाव आते हैं, आपके भी डेफिनेटली आते होंगे। लेकिन बस जब आप एक एज ए ब्यूरोक्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जब आप सरकार के स्तर पर सोचेंगे, आप एज ए आईएएस के पॉइंट ऑफ सोचेंगे, तो आपको लगेगा नहीं नहीं यार, आप ऐसा नहीं सही है। क्योंकि इस पर एक मैं सेशन लूंगा और जहां पर हम लोग युद्ध की बात करेंगे, भाई युद्ध कहां तक तर्कसंगत होता है, कहां तक रेलेवेंट है, कहां तक सही जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं महाभारत युद्ध से भी आपको समझाऊंगा। एक दिन मैं अपने चैनल पर लाइव सेशन था और वहां पर मैंने बात रखी थी, और एक दिन हम लोग इस पर बातचीत करेंगे कि कभी भी किसी के साथ अगर युद्ध छिड़ता है तो वो कितना सही है, कितना गलत है, और खासकर तब जब पाकिस्तान जैसा देश आपके सामने हो। ऐसी स्थिति में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, हमें पार्टी से उठकर के इस पर विचार करना चाहिए। और इस पर हम लोग एक अच्छा सा भी सेशन ले लेंगे जहां पर आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा कि यार क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये G7 चर्चाओं में रहा है और अब हम G7 के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो G7 की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है कब, 1975 यानी कि 1975 में, जब 6 देशों, कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए ने मिलकर एक अनौपचारिक समूह बनाया। और फिर 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह क्या बन गया, G7 कंट्री बन गया आपने। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 5 6 पहले थे, बाद में कनाडा हो गया शामिल, तो हो गया G7 कंट्री। राइट, चलिए इसका उद्देश्य क्या है G7 का, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना कि भैया क्या मुद्दे चल रहे हैं, इकोनॉमिकली क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पॉलिटिकली क्या डिस्टर्बेंस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो इन सब चीजों पर यह नजर रखता है, बातचीत करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति यानी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर भी बढ़ावा देता है ये अपने आप में। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ जैसे संगठन, कोविड-19 और तकनीकी सहायता जैसे वैश्विक विषयों पर भी सहयोग करता है। कौन, G7 जो कंट्रीज हैं ये ग्लोबली सबको सपोर्ट करती है, भैया सब कुछ ठीक ठाक रहे, कुछ भी अनस्टेबल ना होने पाए। राइट, G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका, कनाडा है, ये याद रखिएगा। यहां से प्रश्न बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री G7 में नहीं है, या कौन सी है, या G7 का अन्य कई सारे फैक्ट पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये क्या है, G7 कंट्रीज हैं। राइट, चलिए अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश नहीं है, बताओ। इटली, जापान, जर्मनी, नेपाल, कौन सा देश नहीं है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई साहब, इसको भी नहीं बताइए पाइएगा तो क्या कीजिएगा, चुल्लू भर पानी लीजिएगा। और क्या करना है उसको, आप समझदार हैं, क्या करना है उसको, आचमन तो करना नहीं होगा कि ओम अमृतो पस्त्रमणि स्वाहा, ऐसे तो करना नहीं है। क्या करना है जानते होंगे आप। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर आपकी नजर बहुत पैनी होनी चाहिए और आपको तुरंत आंसर बताना चाहिए। तो बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर, तो उसका उत्तर क्या होगा जो मैंने सर्कल किया, नेपाल G7 कंट्री में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई साहब, रम्माण उत्सव ये अभी चर्चाओं में है, और ये रम्माण उत्सव खासकर उत्तराखंड का एक प्रमुख त्योहार है जो भी हाल ही मनाया जा रहा है, आप जानते होंगे। तो रम्माण उत्सव चमोली जिला, आप शायद हो सकता है उत्तराखंड के रहने वाले हो, तो चमोली में हालांकि मेरे फ्रेंड कई सारे रहते हैं, अगर आप कभी चमोली गए हो तो बड़ा अच्छा सिटी है अपने आप में, बड़ा अच्छा प्लेस है। ठीक है, तो चमोली जिले के सलूड़ डुंगरा गांव है एक, ठीक है, में प्रतिवर्ष बैसाख यानी कि अप्रैल माह में यह मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, रम्माण उत्सव अपने आप में। ठीक है, यह उत्सव आमतौर पर बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन या उसके तुरंत बाद आरंभ होता है, और इसकी तिथि गांव के पुजारी द्वारा घोषित की जाती है। उस उत्सव की अवधि 11 से लेकर के 13 दिनों तक यह मनाया जाता है लगातार। ठीक, वर्ष 2025 में यह उत्तराखंड के चमोली जिले के सलोंग डुंगरा गांव में 30 अप्रैल 2025 को मनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह उत्सव स्थानीय देवता भूमियाल देवता को समर्पित है, और इसे यूनेस्को द्वारा 2009 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। ये बड़ी बात है कि एक छोटे से गांव का त्योहार है। उत्तराखंड इतना बड़ा देश, उस देश में एक छोटा सा राज्य, उस राज्य में छोटा सा जिला, उस छोटे से जिले में एक छोटा सा गांव। अब आप बताओ कि इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को जो है यूनेस्को ने जो है शामिल किया सांस्कृतिक विरासत के रूप में, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। राइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्सव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो मास्क, नृत्य और लोक नाट्य, यानी कि उत्सव के दौरान 18 कलाकार 18 मुखौटे पहनकर 18 तालों पर नृत्य करते हैं, और 18 पुराणों और रामायण की कहानियों का प्रतीक है अपने आप में। अच्छा, पुराण कितने हैं भाई हमारे यहां पर, 18 पुराण हैं।
कई बार एंशिएंट हिस्ट्री में यह प्रश्न पूछा गया है, पुराणों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 18 पुराण है, जिसमें गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण ना, दुनिया भर के पुराण है, आप जानते होंगे संभवतः, ठीक है। इनकी सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो ये उन्हीं पर आश्रित है। राम कथा का मंचन भी होता है, यानी कि रामायण के प्रमुख प्रसंगों जैसे कि राम का जन्म, सीता स्वयंवर, रावण वध और राम का राज्याभिषेक को नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है इसमें, ठीक है। माल नृत्य यानी कि यह नृत्य गोरखा आक्रमण के ऐतिहासिक प्रसंग को हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसमें 4 कलाकार लाल और सफेद पोशाक में प्रदर्शन करते हैं। जागर गायन स्थानीय गाथाओं और धार्मिक कथाओं को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे जागर कहा जाता है। तो हो सकता है कभी कूट के फॉर्म में जब प्रश्न बने तो ये पूछ ले आपसे, ठीक है। बाकी सामुदायिक भागीदारी इसमें भी देखी जाती है, अलग अलग लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। नोट, इस वर्ष रम्माण महोत्सव में स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डिटॉल कंपनी ने साझेदारी की, जिससे पारंपरिक संस्कृति और आधुनिकता स्वास्थ्य पहल का समन्वय हुआ अपने आप में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आगे, रम्माण उत्सव किस राज्य से सम्मिलित है? बहुत ही आसान, उत्तराखंड से है, तो बस डी इज द राइट आंसर। रोहित शर्मा ने भैया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। आप सभी लोग जानते होंगे, क्रिकेट के फैन तो आप सभी लोग निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन पर्सनली मैं क्रिकेट को पसंद नहीं करता हूं। पर्सनली ये मेरा अपना इंडिविजुअल मामला है, ठीक है। मूवीज और क्रिकेट, हालांकि ऐसा नहीं कि कभी नहीं देखता हूं, कभी कभी मूड में आकर देख लेता हूं, नो डाउट। अंतिम देखता हूं जब मैच खत्म होने वाला होता हो। मूवी वो देखता हूं जो बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्रिकेट देखिए, समझिए, सारी करिए, लेकिन कभी इन सब चीजों से अपनी पढ़ाई को, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं। कुछ लोग क्रिकेट प्रेमी बहुत तगड़े होंगे, उनको गुस्सा आ रहा होगा, सर क्या बात कर रहे हैं सर क्रिकेट। कुछ लोग कहेंगे सर क्रिकेट से देश का नाम होता है। अरे महाराज, देश का नाम बहुत चीजों से और भी होता है, लेकिन इस पर पैसा खूब कमाओगे। जुआ खेलते हैं लोग, इस पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। 24 घंटा टीवी के सामने लगे रहेंगे, उस 24 घंटे का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको फायदा, लेकिन नहीं करेंगे आप। कोई खिलाड़ी का आपको कोई पैसा नहीं देने आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। देश का नाम होता है, अलग केस है वो अपने आप में, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना क्रिकेट में, कभी भी हम इस बात का ध्यान देना है। आप क्रिकेट खेलिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खेलिए, वो खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्वास्थ्य के लिए खेल आपके सामने कई अन्य होते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, इनसे फायदा आपको जबरदस्त मिलता है। वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, इनसे आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है बजाय इसके क्रिकेट के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कुछ लोग गुस्सा आ रहे होंगे, अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, क्रिकेट की बुराई कर रहे हो सर, कैसी बात करते हो आप सर, गुस्सा आ रहा है मुझे। मत गुस्सा भाई साहब, जब समय निकल जाएगा तब आपको याद आएगा हृदय सर कितनी बड़ी बात कहते थे। मैं खाना खाने जाता हूं तो वहां पर कुछ लोग क्रिकेट देखते हैं, कुछ लोग भाई साहब बड़े बड़े लड़के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मतलब कार्टून देखते हो, खाना खाते रहते हैं। मैंने कहा यार इतने बड़े हो गए हैं, कार्टून देखते हैं अभी तक, बताओ तो क्या कीजिएगा। मतलब लड़के भी आजकल ना बड़े नहीं हुए, मतलब क्लासेस में तो बड़े हो गए, लेकिन उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो मैच्योरिटी है, वो अभी भी वहीं पर टिकी हुई है। कार्टून देखते हैं, बताओ यार क्या कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग कार्टून देखते हैं, मैं जानता हूं, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद आप लोग अंदर ही अंदर, यार सर कैसे जान जाते हैं। भाई मैं जान जाता हूं, देखते हो कार्टून नहीं, खैर कोई बात नहीं, मनोरंजन के देखा करो, टाइम मत वेस्ट किया करो मत, ठीक है। छोटा भीम बड़ा भीम तो नहीं देखते होगे, लेकिन बाकी चीजें देखते होंगे अभी भी। चलिए, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। एक बार मैं घर पे गया तो मेरी दीदी थी, तो वो छोटा भीम बड़ा भीम देख रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी आप देख रही हो इसको छोटा भीम? बोले भैया क्या करूं, वो आरजू देखती रहती थी तो मेरी हैबिट पड़ गई, तो मैं भी देखने लगी। मैंने कहा यार ये गजब खेल हो गया है। मतलब बच्चे तो देखे बच्चों के साथ मम्मी की भी बेचारी की हैबिट पड़ जाती है, क्या बता, बड़ा इन लोगों ने बर्बाद कर दिया सब कुछ। खैर छोड़िए। मई 2025 को भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक बात है, कर दी तो कर दी, क्या दिक्कत है। लेकिन आप हथियार मत डाल देना एग्जाम से कि आप नई तैयारी छोड़ दे रहा हूं, तैयारी करना, संन्यास ले लिया हूं। तैयारी करना, बन के तब निकलना, ठीक है, संन्यास मत लेना पढ़ाई से। चलिए, उनके बारे में कुछ खास बातें जो आपको जानना जरूरी है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। कुल टेस्ट मैच 67 खेले, कुल रन 4301, औसत रहा उनका 40.57 का, शतक लगाए इन्होंने 12, अर्धशतक लगाए इन्होंने 18। उच्चतम स्कोर इनका है 212 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2019 रांची में। कप्तान के रूप में टेस्ट खेले 24, 12 जीत गए, 9 हार गए, 3 ड्रा हो गए। रोहित ने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में 177 रन बनाकर टेस्ट डेब्यू किया, जो भारतीय खिलाड़ी द्वारा डेब्यू पर दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। प्रमुख उपलब्धियां उनकी कुछ और हुई हैं, ये मैंने हालांकि बता ही दिया अभी। 264 का इनका रन रहा है। ओडीआई में 3 द्वैशतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2024 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रहे हैं, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखिएगा। और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान के रूप में। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए 5 बार विजेता कप्तान 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सम्मान अर्जुन पुरस्कार मिला इनको 2015 में, बड़ी मेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला 2020 में। तो ये 2 पुरस्कार इनके नाम बड़े पुरस्कार हैं अपने आप में। कप्तानी के रूप में मुझे 2-3 कप्तान बड़े अच्छे पसंद है, खासकर सौरभ गांगुली, जो कि अभी नहीं खेलते, आप जानते होंगे, संभवतः आप जानते हो कि हम लोग के टाइम में थे सौरभ गांगुली। आप कहेंगे सर आपके टाइम में, हम लोग 90s के हैं ना इसलिए। तो सौरभ गांगुली मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे। सौरभ गांगुली हो गए, सहवाग हो गए, और आपके धोनी बखूबी आप लोग जानते होंगे, धोनी की कप्तान भी अच्छी रही। और इरफान पठान का नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने, ये भी, हरभजन सिंह, ये सब मेरे फेवरेट खिलाड़ी रहे हैं। तो जब कभी सचिन का इन लोग का आता था एग्जाम, तब हम लोग करते थे। सचिन का एक बार 100 पूरा होने वाला था, अगर आपको याद होगा, हम लोग हॉस्टल में थे और दूसरे लड़के कुछ ऐसे थे, कुछ लोग सपोर्टर थे सहवाग के, कुछ लोग सपोर्टर थे सचिन के। अब जैसे ही 99 रन हुआ, एक तो दुख था कि भैया 99 के बाद लंबे समय तक 99 पर आउट हुए हैं सचिन तेंदुलकर, आपको पता होगा। उस दिन ऐसा कुछ था कि भैया लग रहा था कि भैया इस बार पक्का मारेंगे 100। बस उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही 99 हुआ और बाकी पूरी होने वाली थी चीजें, कुछ लड़के चुपके से ऊपर गए हॉस्टल में, और जो डिश टीवी था, यानी कि जो टाटा स्काई लगा हुआ था, उसका तार निकाल दिया, टीवी हो गई बंद। और वो जो मौका था 100 पूरा होने वाला, वो हम लोग नहीं देख पाए। लेकिन उसके बाद जो 2 लड़के ऊपर चढ़ के गए थे, जिन्होंने तार काटा था, उसके बाद उनको तो हम लोग ने इतिहास बना दिया भाई साहब, बहुत मारा गया उनको। फिर से उन्होंने कभी ऐसा कांड नहीं किया। हॉस्टल लाइफ बड़ी अच्छी होती है, हम लोग ने जी है, शायद आप लोग भी जिए होंगे। चलिए खैर, क्रिकेटर रोहित शर्मा ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। नंबर 1, रोहित ने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में 177 रन बनाकर टेस्ट डेब्यू किया, जो भारतीय खिलाड़ी द्वारा डेब्यू पर सर्वोच्च स्कोर है। ठीक बात है। नेक्स्ट है, मई 2025 को भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल सही बात है, घोषणा कर दी टेस्ट क्रिकेट से, यानी कि दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। ज्योति योजना, यह भी चर्चाओं में, और अभी हाल ही में केरल राज्य ने क्या काम किया है, जो प्रवासी बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है। कब शुरुआत हुई इसकी? 7 मई 2025 को हुई, यह डेट याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक बच्चों को आंगनवाड़ियों में क्या करना है, आंगनवाड़ियों में और 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकित करना है, ताकि वे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित हो सकें। भाई कोई भी जो है विद्यार्थी अशिक्षित ना रह जाए। चलिए, ज्योति योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? प्रारंभिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ियों में लाया जाएगा। स्कूल नामांकन 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को सरकारी स्कूल में पूरी तरह से एकीकृत किया जाए। योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक और शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा देना है, जिससे प्रवासी बच्चों को स्थानीय समुदाय में बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सके। बच्चों और उनके परिवारों को उनके लिए स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। तो ये ज्योति योजना का संबंध, ज्योति मतलब जिससे एक तरीके से जिससे बढ़ावा मिल सके, व्यक्ति आगे बढ़ सके, है ना, प्रकाशमय हो सके सब कुछ। चलिए, एक पॉइंट ये लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह योजना प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने हेतु शुरू की गई है। हाँ ठीक है, डन, ओके। और 7 मई 2025 को इसकी शुरुआत की गई, बिल्कुल सही बात है, बस सी इज द राइट आंसर। ओके, दोनों ही कथन क्या है? सही है आपके। चलिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, ये इंडेक्स के नाम से इसको जानते हैं, और अभी ये चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जो पोत INS विकल्टन है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 के 14वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा है। ठीक, ये इस चर्चाओं में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जो समुद्री और रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित की जाती है, कि भाई जो भी हमारे समुद्री विध्वंस हैं, वो हैं, उनको सबकी एक प्रदर्शनी अपने आप में लगाई जाएगी। यह आमतौर पर सिंगापुर में हर 2 साल में आयोजित होती है, यानी कि अभी आयोजित हो रही है और उसके 2 साल पहले की गई थी। ठीक है, आयोजक इसे सिंगापुर की नौसेना और अन्य रक्षा संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। उद्देश्य वैश्विक नौसेनाओं, रक्षा कंपनियों और समुद्री उद्योग के विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करना, जहां वे नवीनतम रक्षा तकनीकों, जहाजों, हथियार प्रणालियों और समुद्री सुरक्षा समाधानों का प्रदर्शन और आदान प्रदान कर सकें, कि भाई देखो हमारे पास यह टेक्नोलॉजी है, हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहें तो हमसे खरीद सकते हैं, या हमें नीड है तो हम आपसे ले सकते हैं। यानी कि एक
ग्लोबल स्टेज तैयार किया जाता है समुद्री सुरक्षा को लेकर के, समुद्री सुरक्षा से संबंधित हथियारों और नई नई टेक्नोलॉजियों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के लिए। ठीक है, यह बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। चलिए, सिंगापुर इसका मेन जो है आयोजन करता होता है। ओके, चलिए अब बताइए आप लोग कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस स्केल्टन अंतरराष्ट्रीय रक्षा समुद्री एशिया 2025 के 14वें संस्करण में भाग लेने के सिंगापुर गया। ठीक बात है। और ये जो आपका इंटरनेशनल यानी कि IMDS जो है, ये जो है एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो समुद्री और रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बस सी इज द राइट आंसर। ठीक, ओके। महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई गई। आप जानते होंगे महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के एक वीर और महान योद्धा थे जो मेवाड़ वर्तमान राजस्थान के राजा थे। महाराणा प्रताप भाई साहब बहुत वीर आदमी थे। घास की रोटियां तक उन्होंने खाई, लेकिन मुगलों की जो है पराधीनता उनकी जो है उसको उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया अपने आप पे। बहुत अच्छे थे और जो है इनकी अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। हालांकि दिक्कत वही है कि इतिहास की किताबों में हमारे ऐसे महान जो है क्रांतिकारियों और महान जो है हमारे राजाओं या ऐसे वीरों के बारे में सही रूप में जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, ये एक तरीके से खराब भी बात रही है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखते होंगे आजकल खासकर लंबे समय से इतिहास की किताबों में और NCERT में चेंजेस किया जा रहा है। आप लोग बखूबी से परिचित होंगे। ठीक है, आप जानते होंगे भारत एक ऐसा विरला देश है कि जहां का इतिहास वहां के इतिहासकारों ने ना लिख करके बल्कि विदेशी इतिहासकारों ने लिखा। अब आप बताओ, जो व्यक्ति जिस देश में रहता है वो व्यक्ति उस अपने खास देश के बारे में जानता होगा या विदेशी लोग जानते होंगे। आप एक बार जरा दिमाग लगाइए। लेकिन हमारे देश की इतिहास की किताबें जो चलाई जाती हैं, जो इतिहास की किताबें लिखी गई, वो जो लेखन करता था वो कौन था? मैक्स मुलर था। यानी कि हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई वो मैक्स मुलर की हिस्ट्री पढ़ाई गई। इसीलिए हमारा दिमाग पगला गया था। ठीक है, हम क्या ही बताएं इसकी, नो कमेंट अबाउट दिस। बट ये हमारे देश की जो है एक विडंबना रही है कि हमने एक लंबे समय तक जो है इतिहास की किताबों के माध्यम से हमने अपने इतिहास, संस्कृति, परंपराओं के बारे में बहुत गलत जानकारी हमें दी गई और वो एक क्रम एक लंबे समय तक चलता रहा। हालांकि बाद के दौर में इसमें सुधार किया गया, लेकिन आज भी इसमें व्यापक स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने रियल हिस्ट्री से परिचित हो सकें। राइट, ये एक बड़ी बात है क्योंकि हम अपने इतिहास से ही तो सीखते हैं। हम अपने इतिहास से, अपने भौगोलिक संरचनाओं से ही तो अपने आप बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर हम नहीं जानेंगे उनके बारे में तो कैसे होगा? जैसे आपके बाबा के बारे में आपके पापा बताते होंगे, आपके परदादा के बारे में, तो आपको प्राउड फील होता होगा। आप किसी से बात करते हो तो कहते होगे मेरे बाबा ने ये काम किया, मेरे बाबा ने ये किया, मेरे बाबा क्रांतिकारी थे। राइट, और अगर आपके बाबा के बारे में कहा कि ये ऐसे थे, तो क्या आप उनकी बातों को किसी सामने कहोगे? नहीं कहोगे। और आप उनकी बातों से, उनके वीरता से, उनके नॉलेज से ही तो कुछ सीखते हो, आपके अंदर भी वो चीज आती है। तो इसलिए इतिहास का सही होना, सटीक होना और एग्जैक्टली वही होना जो था के बारे में जानकारी देना हमारे प्रगति का जो है क्या होता है, मुख्य मार्ग बनता है। लेकिन दिक्कत यह रही कि लंबे समय तक हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। तो प्रताप जी का जो जन्म हुआ वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और वे राणा उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता, प्रियता, आत्मसम्मान और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किसी की पराधीनता नहीं स्वीकार की। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिस अकबर को महान अकबर कहकर के बताया गया, उसने न जाने क्या क्या कांड किया, किसी को क्या ही बताया जाए। लेकिन फिर भी हमारी किताबें अकबर महान पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप को उस लेवल का नहीं पढ़ाया गया। इस पे आप लोग प्लीज जो है दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा, आपसे मैं करबद्ध निवेदन है। ठीक है, जबकि उस समय भारत के अधिकांश राजाओं ने ऐसा कर लिया था। उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जो है अपने आप को सर्वोपरि माना कि भैया मातृभूमि मेरे लिए सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, आप जानते होंगे। ठीक है, इसमें महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों की इस विशाल सेना का सामना किया। हालांकि यह युद्ध निर्णायक युद्ध नहीं रहा, लेकिन प्रताप की वीरता से ने उन्हें अमर कर दिया अपने आप में। राइट, महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। उन्होंने अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। खैर, कमेंट अनवांटेड मत कीजिएगा प्लीज, मैं आप हम्बली रिक्वेस्ट है। इतिहास के बारे में जानकारी होगी तो पर्सनली बात कर लीजिएगा। चलिए आगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? अब ये आपके स्टैटिक पोर्शन में बन जाएगा प्रश्न। तो सिंपल सी बात है, 1576 है ना।
तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्या नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल ये 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। और आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत 1999 में की गई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? 11 मई 1998 को भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण यानी कि ऑपरेशन शक्ति की सफलता थी। इस पोखरण में की सफलता से भारत अपने आप में सुपर डुपर पावर के रूप में वैश्विक पटल पर उभरा और भारत महानतम शक्तियों में से एक गिना जाने लगा। हालांकि इस जो है क्या कहते हैं इस परीक्षण से भारत पर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन भारत ने झुकने का नाम नहीं लिया और भारत परमाणु शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी दिन कुछ और भी बातें हुई थी। इस दिन भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। साथ ही इस दिन भारत में हंस 3 और एक स्वदेशी विमान की सफल उड़ान भी हुई थी और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया था। अच्छा, इससे एक बात और याद आ गई, अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल भैया बनने लगी। कहां पर? नवाबों के शहर में। नवाबों का शहर कौन सा है? आपका लखनऊ है। ठीक है, कुछ लोग लखनऊ को नकलऊ कहते हैं, पता है? नहीं पता है? गांव में जाओगे तो कहेंगे नकलऊ। ठीक है, और एक शहर है गोंडा, तो गोंडा को गांव में कहते हैं, लोग गोड़ कहते हैं गोड़ा। ठीक है, गांव के लोग बड़ी अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं, मजा आता है सुनने में। नकलऊ सुना किसी किसी के मुंह से? लखनऊ को नकलऊ बोला जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के योगदान को सम्मान देना, तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना, युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर प्रेरित करना। ये इस दिवस का मुख्य मोटो है, उद्देश्य है। अब आप बताइए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जरा फट से मुझे इसका उत्तर कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका उत्तर आप तुरंत मुझे देंगे, फट से देंगे। बताइए कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बी वाले ऑप्शन में, यानी कि 11 मई को। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, जिस दिन मैंने ऑपरेशन सिंदूर कराया था उस दिन डेट 6 अप्रैल उसमें लिख गई थी भैया, 7 मई कर लीजिएगा प्लीज। उसको इतना दिल पे मत लिया करो आप लोग बात, कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, तो उसको सही कर लीजिएगा। हालांकि नेक्स्ट डे में मैंने क्लास में बता दिया था उसको, ठीक है, तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। पीडीएफ में मैंने इसको सही करवा दिया था। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। इको मार्क सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से है इसका संबंध, या पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, या निर्यातित सामग्री से है, या आयातित सामग्री से है। इस चार में से एक ऑप्शन सही है कि भैया इको मार्क का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप मुझे इसका उत्तर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। यूपी पीसीएस 2025 बैच हमारे यहां पर चल रहा है, डिकोड एग्जाम पर आप सभी लोग जानते होंगे, और ये फाउंडेशन कोर्स है। दैट मींस कि यहां पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी की जाएगी। और एक खास बात इसमें यह है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी बाहरी पुस्तक पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, यानी कि कोई बहुत ज्यादा मेंटर आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। आप किताबों के शौकीन हैं, आप जरूर लीजिए, किताब लेनी भी चाहिए, नो डाउट, बट डिपेंडेंसी उस पर आपकी नहीं रहेगी। आपने इस कोर्स को अगर पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, जो नोट्स दिए जाएंगे उसको पढ़ लिया, उतना ही सफिशिएंट रहेगा। जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो प्री का क्विज कराया जाएगा, जो टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, अगर आपने उसको ईमानदारी पूर्वक कर लिया तो आप यकीन मानिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और सबसे बड़ी बात है, बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे, फिर बेसिक से स्टैंडर्ड तक जाएंगे। एनसीईआरटी हमारा बेस पॉइंट होगा और इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, आपको सभी चीजें मिलेंगी। तो ये सारी बातें आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर यानी कि 8604492001 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर पीसीएस 2025 लिख करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको कॉल आएगी, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। और 18 महीने तक किसका कोर्स रहेगा, 18 महीने तक आप इस कोर्स को डाउनलोड करके कितनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सीसैट, हिंदी आपका, निबंध आपका, इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन आपका, ठीक है, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ये सारे आर्टिकल्स आपके, न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स अलग से वीडियो, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा इसी बैच में। एक बहुत नॉर्मल सी फीस है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है भाई साहब, ये आपको 125 नोट्स में लिखना है, ठीक है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस पर उत्तर जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और
स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखेंगे। बाकी मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।